फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस में। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। आज हम पढ़ने वाले हैं रचना शारीर में एक चैप्टर है धातु भेद शारीर। तो हम पूरे चैप्टर को आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये हमारे रचना शारीर में भी काम आता है और ये सेम टू सेम चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया ढंग से तो आपके पदार्थ विज्ञान में बहुत ही काम आता है। सेम टू सेम टॉपिक उसके अंदर भी है, तो ये दोनों सब्जेक्ट का काम करता है। किसी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। तो मैं बारीकी से पढ़ेंगे ये चैप्टर, लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। इसमें हम षट धातुज पुरुष क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं। इसके बाद कर्म पुरुष क्या होता है इसको पढ़ेंगे। चिकित्सा पुरुष क्या होता है इसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम राशि पुरुष क्या होता है इसको पढ़ेंगे। त्रयोदश धात्वात्मक पुरुष क्या होता है। सप्त धात्वात्मक पुरुष क्या होता है। चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष क्या होता है। अष्ट प्रकृति क्या होती है और 16 विकार क्या होते हैं। ठीक है, पंच तन मात्राएं क्या होती हैं, 10 इंद्रियां क्या होती है, इन सब के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन आप बोर नहीं होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आप इसको हम शुरू करते हैं, आप साथ बने रहिए। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं धातु भेद शारीर। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए धातु क्या होती है। धातु में एक श्लोक है छोटा सा, धारणात धातवा, अर्थात जो शरीर को धारण करने वाले एवं शरीर का नित्य पोषण करने वाले सभी तत्वों को धातु कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, धातु और उपधातु क्या होती है। ये लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि धातु क्या है और उपधातु क्या है। तो फ्रेंड, धातुएं वह होती हैं जो शरीर का धारण तो करती हैं, उसके साथ साथ शरीर का पोषण भी करती हैं। और उपधातुएं क्या होती हैं, वो सिर्फ शरीर का धारण करती हैं, उनका पोषण नहीं करती। यानी शरीर का धारण करेंगी लेकिन पोषण नहीं करेंगी। और धातुएं जो होंगी वो शरीर का धारण और पोषण दोनों करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको धातु और उपधातु दोनों क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पुरुष क्या होता है। ठीक है, तो जो भौतिक शरीर में वास करता है उसे पुरुष कहते हैं। भौतिक शरीर मतलब जो शरीर पंच महाभूतों से बना हो। ठीक है, यह पुरुष दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है शुद्ध पुरुष और एक होता है कर्म पुरुष। शुद्ध पुरुष को हम एक धात्वात्मक पुरुष भी कहते हैं और कर्म पुरुष को हम षट धातुज पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक धात्वात्मक पुरुष क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। एक धात्वात्मक पुरुष केवल चेतना धातु से उत्पन्न होता है, यानी कि सिर्फ इसमें एक ही धातु से ये बनता है, इसीलिए हम इसे एक धात्वात्मक पुरुष कहते हैं और वो धातु है चेतना। दूसरा हम देखेंगे द्विधात्वात्मक पुरुष क्या होता है। तो इसे अग्नि सोमात्मक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अग्नि और सोम से मिलकर बना है। गर्भ प्रकरण में आचार्य सुश्रुत ने शुक्र को सौम्य और आर्तव को आग्नेय बताया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिए, ये बात याद रखना। शुक्र कैसा होता है? सौम्य होता है। और आर्तव कैसा होता है? आग्नेय होता है। ठीक है, यानी कि अग्नि, और सौम्य यानी कि ठंडा। ठीक है, यानी शीतल। तो शुक्र कैसा हो गया? सौम्य, और आर्तव होता है आग्नेय। ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बताया है गर्भ प्रकरण में। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक है, मतलब इसका अगला पॉइंट जो है वो है त्रिधात्वात्मक पुरुष। त्रिधात्वात्मक पुरुष में हम 3 प्रकार के पुरुष का वर्णन करते हैं। सबसे पहला है त्रिदंडात्मक पुरुष। त्रिदंडात्मक पुरुष क्या होता है? इसमें हम 3 दंड को, मापदंड को हम लेते हैं। सबसे पहला है सत्व, दूसरा है आत्मा और तीसरा है शरीर। यानी कि सत्व, आत्मा और शरीर, इनके मिलने से जो पुरुष बनता है, जो शरीर बनता है, उसे हम त्रिदंडात्मक पुरुष कहते हैं। उसके बाद हम बोलेंगे त्रिगुणात्मक शरीर पुरुष क्या होता है। तो आपको त्रिगुणात्मक पुरुष के नाम से ही जाहिर है कि त्रिगुणात्मक यानी कि 3 गुणों से मिलकर जो पुरुष बने। तो सत्व, रज और तम, ये 3 हमारे गुण होते हैं, जो इनसे मिलकर जो पुरुष बनता है उन्हें हम त्रिगुणात्मक पुरुष कहते हैं। उसके बाद त्रिदोषात्मक पुरुष क्या होता है। तो हम जानते हैं हमारे त्रिदोष कौन कौन से हैं, वात, पित्त और कफ। यानी इन तीनों से मिलकर जो पुरुष बनेगा उसे हम त्रिदोषात्मक पुरुष कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है पंच धात्वात्मक पुरुष क्या होता है। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 हमारे महाभूत होते हैं। तो इन पंच महाभूतों से मिलकर जो शरीर बनता है उसे पंच धात्वात्मक पुरुष कहते हैं। तो यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि हम कर्म पुरुष, षट धातुज पुरुष को ही क्यों बोला है, क्योंकि उसके अंदर कंप्लीट पुरुष बनता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पंच महाभूत तो है, शरीर तो बन गई, बट उसमें आत्मा तो अभी भी नहीं है, तो इसलिए ये भी कंप्लीट नहीं है। लेकिन षट धातुज पुरुष कंप्लीट होता है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो यही है कि हम पढ़ने वाले हैं षट धातुज पुरुष। ठीक है, षट धातुज पुरुष भी कह सकते हैं, षट धात्वात्मक पुरुष भी कह सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा, तो इसको आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है,
तो देखिए षड्धातुज पुरुष या फिर षड्धातुआत्मक पुरुष क्या होता है। षड्धातुज पुरुष को ही हम कर्म पुरुष कहते हैं और षड्धातुज पुरुष को ही हम चिकित्सा पुरुष कहते हैं। ये दो बात आप बिल्कुल याद रखना कि षड्धातुज पुरुष को ही हम कर्म पुरुष कहते हैं और षड्धातुज पुरुष को ही हम चिकित्सा पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, ये षड्धातुज पुरुष किससे बना होता है, तो पंच महाभूत और आत्मा से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर क्या आ गया, देखो पंच महाभूत भी आ गया यानी कि शरीर बन गई और आत्मा भी आ गया, यानी ये कंप्लीट पुरुष होता है। क्योंकि हमने पुरुष की डेफिनेशन पढ़ी थी जो भौतिक शरीर में वास करे, तो यहाँ पर भौतिक शरीर तो बन रहा था पंचधात्वात्मक में, लेकिन वहां पर वास करने के लिए आत्मा तो नहीं थी। लेकिन यहाँ पर पंच महाभूत से शरीर भी बन रहा है और आत्मा भी है, यानी कि ये कंप्लीट पुरुष है। तो षड्धातुआत्मक पुरुष को ही हम कर्म पुरुष कहते हैं। चिकित्सा पुरुष का क्या मतलब है यहाँ पर, तो चिकित्सा पुरुष का मतलब है कि हम इसी की चिकित्सा कर सकते हैं। आप सोचो शरीर बना हुआ है लेकिन उसमें आत्मा ही नहीं है, तो मतलब वो मरा हुआ है। क्या हम मरे हुए व्यक्ति की चिकित्सा कर सकते हैं, नहीं। तो यानी कि हम चिकित्सा पुरुष इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें पंच महाभूत से शरीर भी है, आत्मा भी है। तो हम चिकित्सा उन्हीं की कर सकते हैं जिनके अंदर पंच महाभूतिक शरीर हो और आत्मा भी उसके अंदर मौजूद हो, यानी कि षड्धातुआत्मक पुरुष को हम चिकित्सा पुरुष और कर्म पुरुष दोनों कहते हैं। इन 6 धातुओं का पुरुष षड्धातुज पुरुष कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं त्रयोदश धात्वात्मक पुरुष। तो ये हमारा त्रयोदश धात्वात्मक पुरुष है। त्रयोदश धात्वात्मक पुरुष जो है वो 3 दोष, सप्त धातु और 3 मल से मिलकर बना होता है, यानी इनका समुदाय ही त्रयोदश धात्वात्मक पुरुष होता है। ठीक है, ये कितने होते हैं, 13 होते हैं। 3 दोष यानी 3 दोष कौन कौन से, वात पित्त कफ। सप्त धातु कौन कौन सी, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। और 3 मल कौन कौन से होते हैं, तो पुरुष मूत्र और स्वेद, ये 3 मल होते हैं। ठीक है, इनका समुदाय ही त्रयोदश धात्वात्मक पुरुष कहलाता है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एग्जाम में पूछ सकते हैं। सप्त धात्वात्मक पुरुष क्या होता है, तो सप्त धात्वात्मक पुरुष जो है वो इन आत्मा, एकादश इंद्रियां और 5 अर्थ यानी कि पंच तन्मात्राएं। ठीक है, 5 अर्थ को ही हम पंच तन्मात्राएं कहते हैं। इनके समुदाय को ही हम सप्त धात्वात्मक पुरुष कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात आती है एकादश इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं। तो एकादश इंद्रियों में एक होता है मन और एक होता है 10 इंद्रियां। ठीक है, तो एकादश मतलब 11 इंद्रियां, 11 इंद्रियों में से एक तो मन हो गया, अब बची 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियों में 5 तो हमारी होती हैं ज्ञानेंद्रियां और 5 हमारी होती हैं कर्मेंद्रियां। ठीक है, तो और जो पंच तन्मात्राएं होते हैं वो 5 होते हैं। पंच तो यहाँ लिखा ही हुआ है ना, 5 अर्थ और पंच तन्मात्राएं एक ही को कहते हैं। तो ये 5 अर्थ या फिर पंच तन्मात्राएं कौन कौन सी होती हैं, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ऐसे याद करना एक सीक्वेंस में, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, ये पंच तन्मात्राएं होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, तो श्रोत्र यानी कि कान, त्वक यानी कि त्वचा, चक्षु यानी कि आंखें, जिह्वा यानी कि जीभ और घ्राण यानी कि नाक, या फिर इसे नासिका भी कह सकते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं जिनके द्वारा हम कर्म को करते हैं। ठीक है, उनमें पहला है हाथ, दूसरा है पैर, तीसरा है वाणी यानी कि जो हम बोलते हैं, चौथा है लिंग और 5वां है गुद। गुद को मैंने बताया था मलद्वार। ठीक है, तो ये हमारे, और लिंग का मतलब हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां हो गई और ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। पंच तन्मात्राएं मैंने आपको बता ही दिया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 क्या हैं, हमारी तन्मात्राएं हैं। तो ये था सप्त धात्वात्मक पुरुष। अब हम देखते हैं चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष क्या होता है। चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष जो है वो 8 प्रकृति और 16 विकार से मिलकर बना होता है। ठीक है, 8 प्रकृति और 16 विकार से बना होता है। इनका समुदाय ही चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन इसका 5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, और हो सकता है 10 में भी पूछ ले, क्योंकि फिर आपको अगर ये 5 नंबर में आया तो आपको इतना भी काफी रहेगा लिखने के लिए। लेकिन अगर 10 नंबर में पूछेगा तो आपको पंच महाभूत, मन और 10 इंद्रियां, इनको भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अष्ट प्रकृति में क्या क्या होती है, अष्ट प्रकृति में अव्यक्त, महान, अहंकार, ये 3 हो गए, और पंच तन्मात्राएं। तो ये मिलकर 5 और 3 8, इन्हीं को हम अष्ट प्रकृति कहते हैं। अष्ट प्रकृति में आता है अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसको हम जब देखेंगे ना प्रकृति का जो सृष्टि उत्पत्ति, उसके अंदर आपको ये इजिली और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने पंच तन्मात्राएं को बता ही दिया है, अहंकार आपको पता ही क्या होता है, महान क्या होता है और अव्यक्त।
ठीक है, यानी कि अव्यक्त से महान बनता है, महान से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं। ठीक है, लेकिन सृष्टि उत्पत्ति में आपको ये और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको यही याद रखना है कि अष्ट प्रकृति क्या होती है। तो अष्ट प्रकृति होती है अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। ठीक है, फिर हम देखेंगे 16 विकार क्या होते हैं। तो 16 विकार में एक तो पंच महाभूत हो गए यानी कि 5, एक मन हो गया यानी कि 6, और 10 इंद्रियां हो गई यानी कि 10 और 6 16। ठीक है, 10 इंद्रियों को मैंने बता ही दिया था, 5 कर्मेंद्रियां और 5 कर्म ज्ञानेंद्रियां। एक हो गया हमारा मन, और 5 महाभूत कौन कौन से हैं ये तो आपको पता ही है कि 5 महाभूत कौन कौन से होते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये हमारे 5 महाभूत होते हैं, मन और 10 इंद्रियां। ठीक है, तो ये चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष था। फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लगभग लगभग इसमें अब थोड़ा बहुत ही बचा है, सृष्टि उत्पत्ति और ऐसे ही त्रिगुण, यही सब बचे हुए हैं। बाकी जो मेन पोर्शन था वो आपका खत्म हो चुका है। जो क्वेश्चन मेन आएगा इस चैप्टर से वो यही आएगा, या तो चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष आएगा, या तो आपका सत्व धात्वात्मक पुरुष आ सकता है, या फिर आप सप्त धात्वात्मक पुरुष आ सकता है, या फिर आपका षड धात्वात्मक पुरुष यानी कि षड धातुज पुरुष, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो आपका इसमें 3 से 4 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। चौथा क्वेश्चन आपका जो ये मैंने छोटे छोटे पढ़ाए हैं उनमें से भी कोई सा भी हो सकता है आ ही जाए, लेकिन मेन जो आपका है वो 3 क्वेश्चन यही बनते हैं। तो इनको आप याद रखना अच्छे से। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये लेक्चर? अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि लेक्चर कैसा लगा, और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।